मैंने अपने पति की शक्ल देखी तो मेरा गुस्से से दिमाग खराब होने लगता था। मैंने क्या सोचकर शादी की थी और क्या मिला था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि छोटे से घर से फरार हो जाऊं और एक अलग दुनिया बसा दूं। कोई ऐसी जगह हो जहां मेरी हर ख्वाहिश चुटकी बजाते ही पूरी हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसे मर्द को चाहती थी जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता और मेरी किसी बात को रद्द करना उसके बस में ही ना होता। लेकिन अचानक इस घड़ी में मैं इस आदमी से टकराई थी और इस आदमी से शादी कर बैठी थी। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और मुझे अपनी जिंदगी में हर काम जल्दी करने की ही आदत थी। शादी का फैसला भी शायद मैं जल्दबाजी में ही कर ली थी और इसी वजह से मुझे शादी को भुगतना पड़ रहा था। मैं दिन रात दुआ मांगती थी कि कोई ऐसा पल आ जाए कि मैं इस शादी से निकल जाऊं। मैं इस दिन रात की घुटन भरी शादी से तंग आ चुकी थी और फिर एक दिन हर दुआ की तरह मेरी भी ये दुआ स्वीकार हो गई थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करूंगी तो मुझे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। एक दफा फिर लालच ने मेरे दिल में घर कर लिया था। मैंने अपने पति की मोहब्बत को नजरअंदाज किया और उस आदमी के पास मंडराने लगी थी। वह कोई और नहीं, मेरे पति का ही दोस्त था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी और अपने पति को छोड़कर उस आदमी के साथ एक नई जिंदगी आबाद करूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि गलती मेरी पहली गलती से भी ज्यादा भयानक साबित होने वाली थी। मेरा नाम मरियम है और अपने नाम की तरह मुझे अपनी उड़ान का बहुत ज्यादा शौक था। जमीन पर मेरे पाँव टिकते ही नहीं थे। आए दिन मेरे लिए किसी न किसी के रिश्ते आ जाते थे और मैं किसी न किसी बहाने से मना कर देती थी। कभी कभी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि कैसे लोग हैं कि जो मेरे लिए रिश्ता लेकर आते थे, ना लड़के की शक्ल ना ही कोई स्टेटस, मैं कैसे किसी ऐसे लड़के से भी शादी कर सकती थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन शादी तो मुझे किसी बड़े घर में ही करनी थी और ये बात मैंने साफ साफ अपने माँ बाप को बता दी थी। एक के बाद एक मैंने कई रिश्तों को ठुकरा दिया था। मेरी खूबसूरती की वजह से हमारे घर पर लोग सवारी बनकर आते थे और मैं बड़े गुरूर से उन्हें इनकार कर देती थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था और मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे लिए एक शहजादे का रिश्ता आएगा। मेरे बार बार के इनकार ने मेरे घर वालों को मुझसे दूर कर दिया था। खासकर मेरे पापा तो मेरी शक्ल से भी नफरत करने लगे थे। वो कहते थे कि ऐसी खूबसूरती का भी क्या फायदा कि तेरा दिल सियाह हो गया है, तो आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा देती है। एक दिन तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। बाबा की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मैं कहती थी कि आप बाप होकर मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। पापा कहते थे कि मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरी खूबसूरती कुछ दिनों की है और वक्त के साथ ये खूबसूरती भी ढल जाएगी। मैं तेरे लिए एक अच्छा और शरीफ लड़के का रिश्ता देख रहा हूँ, तू वहीं शादी करना। मैंने पापा से साफ कह दिया कि कोई नेक और शरीफ लड़के को अपनी छोटी बेटी के लिए संभाल कर रखें। मैं तो किसी बड़े घराने में ही शादी करूंगी। मेरी जुबान के ही आगे पापा ने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। माँ तो वैसे भी मुझसे बहुत दूर रहती थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि तू ना जाने किस पर चली गई है, और माँ की बात सोचती मेरे पूरे घर में मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं था और इसी बात पर मुझे बहुत ज्यादा घमंड था। मेरी छोटी बहन सांवले रंग की थी, लेकिन मेरी रंगत बहुत ही निखरी हुई थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि वहां मैंने एक खूबसूरत से लड़के को देखा। वो गाड़ी से उतरा था और उसे देखकर मेरा दिल वहीं पर अटक गया था और मैं यही सोच रही थी कि अगर ये लड़का मुझे मिल जाता तो क्या बुरा होता। यही सोचकर मैं अपने कदमों को सुस्त कर लिए और बड़े धीरे धीरे उसके बराबर से गुजरी, ताकि उसकी नज़र मेरे हुस्न पर पड़े और वो खुद ब खुद मेरा दीवाना हो जाए। और शायद मैं कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि मैं उसके बराबर से गुजर कर आगे निकली थी और वो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मुझे ही देख रहा हो। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मैं किसी के बराबर से गुजरूं और वो मुझे देखे ना। लेकिन ये कुछ सेकंड की ही मुलाकात थी। सारा वक्त मेरे दिमाग में इस लड़के का खूबसूरत चेहरा ही चल रहा था और मैं यही सोचती रही कि अगर उस जैसा आदमी मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए तो मेरी किस्मत संवर जाएगी और मेरा तो दिन ही बदल जाएंगे। लेकिन पता नहीं उससे मेरी मुलाकात कहाँ पर हुई थी। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। वो वहाँ पर शायद किसी काम से आया था। उसी के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो मेरे पापा ने नाश्ते के दस्तरखान पर मुझसे कहा कि देखो मरियम, मैं तेरे लिए तेरी बुआ ने अपने फराज का रिश्ता भेजा है। तू कहे तो मैं हाँ कर देता हूँ। देखभाल ले, बहुत अच्छा कमाता है। हमारे हक में तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले ही दस्तरखान पर रखी चाय पराठे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और आज फिर माँ ने अंडा नहीं बनाया था और फिर वही सुबह सुबह बातें चल रही थी। मेरा दिमाग गर्म हो गया था और मैं गुस्से से कहा
कि बाबा अगर फराज जैसे हलाल कमाते हैं तो मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। ये सूखी चाय पराठे मुझे नहीं खाए जाते। हम इसमें एक अंडा खाने के लिए भी तरसते हैं। तुम अपनी बहन से कह दो कि अपने जैसे किसी घर में रिश्ता डाल दे। मुझे नहीं करनी उसके चपरासी बेटे से शादी। ये कहकर मैं गुस्से से उठ खड़ी हो गई थी तो पापा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पापा ने खामोश नजर मुझ पर डाली। शायद मेरी बातों ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी, क्योंकि सारी जिंदगी पापा ने बहुत ज्यादा मेहनत करके हमें हलाल की रोटी खिलाई थी और मैं बाबा की सारी मेहनत को अपने चंद लफ्जों से तार तार कर चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए हुए ही वहां से निकल गई थी। दिल तो चाह रहा था कि सारी दुनिया तहस नहस कर दूं। तेज तेज कदम उठाते हुए मैं कॉलेज के सामने पहुंची तो एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए थे। सामने वही काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और वो लड़का भी बाहर खड़ा था। उसकी नज़र जैसे मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मेरे इंतजार में ही खड़ा हो। इस सारी बात ने मेरे सारे गुस्से को शांत कर दिया था और मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। रात भर जिसे सोचा था वो सामने खड़ा था। यही मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं उसके करीब से गुजरने लगी तो उसने खुद मुझे आवाज देकर रुकाया। मैं भी यही चाहती थी तो मैं रुक गई। ये भी नहीं सोचा कि आसपास से गुजरते हुए लोग क्या सोचेंगे। कॉलेज की और लड़कियां भी इस कॉलेज में दाखिल हो रही थी और वो सब पलट पलट कर मुझे देख रही थी। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस आदमी पर ही थी जो मेरी किस्मत को बदलने की हैसियत रखता था। मैं उसके सामने खड़ी हुई तो उसने फौरन कहा कि मेरा नाम काशिफ है। ये सुनकर मैं भी धीरे से कही कि मेरा नाम मरियम है। वो कहने लगा कि आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। उसने अपना फ़ोन नंबर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई थी। मैं कैसे इनकार कर देती। मैंने फौरन उसका नंबर पकड़ लिया और कॉलेज में दाखिल हो गई थी। अंदर दाखिल होते ही मेरी नज़र सीमा पर पड़ी, जो मेरे ही इलाके में रहा करती थी। उसने गौर से मुझे देखा और पूछा कि ये कौन है। मुझे कोई जवाब न मिला तो मैंने झूठ कह दिया कि मेरे होने वाले पति हैं। तुम्हें कोई मतलब? ये सुनकर वो सब हैरान हो गई और कहने लगी, मरियम तेरी किस्मत तो असल में ही बहुत अच्छी है। क्लास का वक्त हो चुका था और मैं अपनी क्लास में आ चुकी थी। सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। घर गई तो मेरे दिमाग में वही आदमी सवार था और फिर मैं रात में उसके नंबर पर कॉल लगाई, जैसे कि वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हम दोनों के बीच में बातें होती रही और फिर मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि किसी भी गैर आदमी से बातचीत शुरू कर दूं। अगर तुम इतने ही मुझसे मोहब्बत करते हो तो रिश्ता भेज दो ना। यहाँ पर मैं दरअसल मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। इससे पहले कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ तय हो जाए, मैं काशिफ को ही फंसाना चाहती थी और इस तरीके से मैं उसकी नज़रों में अच्छी साबित हो जाती और वह मुझे बदकिरदार भी नहीं समझता। वह तो पूरे तरीके से मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। कहने लगा कि उसे कोई एतराज़ नहीं है और फिर उसने मुझसे अपना एड्रेस ले लिया। इससे पहले कि एक तूफान आ गया। सुबह के वक्त जब मैं नाश्ता कर रही थी, जब भी सीमा हमारे घर के दरवाजे पर आ गई, वो पूरे तरीके से तैयार थी। कहने लगी कि चलो मैं कॉलेज जा रही थी, देखा तो तुम्हें भी ले चलो। उसके इस तरीके से मेरे दरवाजे पर आना मुझे खटक रहा था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वह बात ही बातों में माँ से कहने लगी कि मौसी मुबारक हो, तुमने मरियम का रिश्ता तय कर दिया। शादी होने वाली है और आपने हमें मिठाई भी नहीं खिलवाई। ये सुनकर माँ बाबा हैरानी से सीमा की तरफ देखने लगे तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि वह तो कल मरियम का होने वाले पति उसे छोड़ने के लिए आया था तो मैंने देख लिया था। तभी उसने मुझे बताया कि उसका होने वाला पति है। हमें तो पता भी नहीं चलता। सीमा के कमीनेपन पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझकर ये हरकत की थी। वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। उसे मुझसे नफरत थी और आज उसने अपनी नफरत निकाल ली थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने झूठ कहा था। उसी झूठ को रखने के लिए वह मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। माँ और बाबा मुझे बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे थे। मैंने सीमा से कहा कि तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरा नाश्ता भी बाकी है। वो माँ बाबा को सलाम करके निकल चुकी थी। वैसे भी उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसके जाते ही पापा ने मुझे घूर के देखा और कहने लगे कि तू क्या करती फिर रही है? क्या तू इसी वजह से शादी से मना कर रही है? हमें बिना बताए शादी कर बैठी है। मैंने पापा से कहा कि आपको गलतफहमी है। वो लड़का मुझे पसंद करता है, वो रिश्ता भेजना चाहता है। मैं आपको बताने ही वाली थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि रात को ही मैं काशिफ से रिश्ते वाली बात की थी। तो पापा ने कहा ठीक है, उससे कहो कि वो रिश्ता भेज दे और अपनी इज्जत से तुम्हें विदा करवा कर ले जाए। इससे ज्यादा बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सारी जिंदगी शराफत के सिवा मैंने कमाया ही क्या है? रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती थी कि खाली इज्जत से भला क्या होता है। ना ही पेट भरता है और ना ही ख्वाहिश पूरी होती है। मैं खामोशी से घर से निकल पड़ी थी। काशिफ कॉलेज के रास्ते में मिल गया था।
उसने गाड़ी रोकी तो मैं उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई और उससे कहा कि मुझे किसी सुकून की जगह पर ले जाओ। वो मुझे एक छोटे से होटल में ले गया था। मैंने उससे कहा कि आज मुझे अपने घर वालों को भेज दो, मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। वो कहने लगे कि मेरे घर वालों में सिर्फ मेरी एक शादीशुदा बहन है, मैं उससे बात करता हूँ, वो शाम में रिश्ता भेज दूंगा, सादगी से शादी कर लेते हैं, ज्यादा तुम धूमधाम की जरूरत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई। फिलहाल मैं सिर्फ माँ बाबा के घर से निकलना चाहती थी और काशिफ के बड़े से महल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। बाकी की सारी ख्वाहिश बाद में भी पूरी कर सकती थी। और यह सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि ससुराल के नाम से झंझट कोई नहीं थी। शादीशुदा बहन भी अपने घर की थी, मेरी जिंदगी में कोई दखल देने वाला भी नहीं था। मैं सुकून से अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजार सकती थी। काशिफ ने मुझे भरोसा दिला दिया था कि शाम को उसकी बहन आ जाएगी और वहाँ की शाम में उसकी बहन आ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी और अच्छी लग रही थी। उसने रिश्ते की बात की और जल्दी से शादी को भी कह दिया। माँ बाबा को सोचने के लिए वक्त मांगा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं खामोश रही। फिर बाबा ने थोड़ी सी मालूमात कही और घर आकर मुझसे पूछने लगे कि तुम वाकई में काशिफ से शादी करना चाहती हो, क्या तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने बाबा से कहा कि हाँ, मुझे काशिफ से ही शादी करनी है, जितना मुझे जानना था मैं जान चुकी हूँ। बाबा कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे क्या एतराज होगा, वैसे भी लड़का तो अच्छा ही है। ये कहकर बाबा ने मुझे और ज्यादा आराम में डाल दिया था और फिर शादी हो गई। जैसे मैं विदा होकर अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई बड़ा आलीशान सा बंगला नहीं था, बल्कि मेरे घर से भी छोटा एक दो कमरों का एक मकान था। मैंने घबरा कर काशिफ से पूछा कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो, तो वो मुस्कुराता हुआ मुझे देखकर कहने लगा कि यही तो मेरा घर है। यह सुनकर तो मेरे कदमों से जमीन निकल गई थी। कितनी बड़ी और महंगी गाड़ी रखने वाला आदमी के पास इतना छोटा सा घर था। उससे पहले कि मैं कुछ और ज्यादा सवाल जवाब करती, मेरी ननद मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गई थी और एक छोटे से कमरे में बिठा दिया था, जहाँ मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल था। वो कहने लगी कि इसे वापस अपने ससुराल जाना होगा, उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। अगर काशिफ के साथ तो मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार शुरू कर दूं। ये कहकर वह तुम्हारे से चली गई थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक टाइम भी रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर बाद काशिफ कमरे में आया तो मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा और कहा कि तुमने मुझे ऐसा धोखा कैसे दिया है। मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा और कहा कि तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हो। मेरी बात सुनकर काशिफ परेशान हो गया। कहने लगा मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है, शादी का वादा किया था और देख लो शादी कर ली मैंने तुमसे। मैंने कहा कि ये घर, इतना छोटा सा घर, तुम्हारा घर है, मुझे तो लगा तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। मेरी बात सुनकर काशिफ का रंग उतर गया। वो कहने लगा कि तुमने मुझसे पहले ऐसी बात कब की थी, मुझे तो यही लगा था कि मेरी तरह तुम भी मेरी मोहब्बत में पड़ चुकी हो। मैं बहुत ज्यादा गंदे लहजे में कहा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं हूँ। मुझे एक अच्छा और एक बड़ा घर चाहिए, अच्छी सी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, मैं अपनी ख्वाहिश मार कर नहीं जी सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा कि वह एक अच्छी नौकरी करता है, हमारा गुजारा हो जाएगा। ये किराए का घर है, उसका अपना कोई घर नहीं है। तब तक वो अपने दोस्त के साथ रह रहा था और ये गाड़ी भी उसके दोस्त की ही थी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। जिस गाड़ी को देखकर मैं उस पर फिदा हुई थी, वो तो उसके दोस्त की थी। ये बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और सुबह होते ही अपना सामान पैक कर लिया। काशिफ मुझे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं तुम जैसे गरीब इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और मैं अच्छी सी जिंदगी चाहती हूँ। मैंने अपना सामान समेट कर दरवाजे पर पहुंची तो बाबा मुझे देखकर हैरान हो गए थे। और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो बाबा जोर से कहने लगे कि मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो, क्योंकि मैंने जब मालूमात की थी तो मुझे पता चला था कि वो बहुत ही गरीब और शरीफ लड़का है। और यही बात मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरान वाली थी कि तुम्हें तो गरीब और शरीफ लड़कों से नफरत थी और फिर तुमने उसे कैसे चुन लिया। दरअसल ये बात है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, लेकिन जो भी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरे घर 2 घंटे और 1 घंटे के लिए मेहमान बनकर आ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे बंद है। तुमने सच में बहुत अच्छा पति मिला है, वापस जाकर अपने घर की बात करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर रुकने नहीं दूंगा। ये कहकर बाबा ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और मैं हक्का बक्का रह गई थी। बाबा की बातों का मतलब मुझे समझ आ गया था। मेरे बाप ने जानबूझकर मुझसे हकीकत छुपाई थी, मुझे इस बात की हकीकत नहीं बताई थी। मुझे अपने घर पर आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि पीछे से काशिफ भी चला आया था। वो मुझे लेने के लिए आया था और मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने उसी के साथ छोटे से घर में वापस लौट चुकी थी, क्योंकि फिलहाल वही मेरे आखिरी सहारा था।
मैं उसके साथ वापस घर पहुंची तो उसने एक गलतफहमी में घेर लिया। उसे लगा कि मैं उसे स्वीकार कर ली हूँ, लेकिन फिलहाल उसे स्वीकार करना मेरी मजबूरी थी। मेरी नज़र में वो धोखेबाज था, जिसने अपने दोस्त की गाड़ी दिखाकर मेरे साथ धोखा किया था। ये अलग बात है कि उसे अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी मोहब्बत को उसकी गाड़ी की वजह से ही स्वीकार की है। उसे घर लाकर मुझे मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और जैसे ही मुझे छूने की कोशिश की, मैंने उसके हाथ को धक्का दिया और उठकर अपने कपड़े बदल लिए। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया था। उसकी गलतफहमी खत्म हो चुकी थी। वो जान गया था कि मैं अभी भी अपनी खुशी से नहीं आई हूँ। वो खामोश निगाहों से मुझे तक रहा था, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मेरी नज़र में तो मैं ही मासूम थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ था। मैंने उस टाइम अपना सब सामान इकट्ठा किया और बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। पहली रात मैंने भी ऐसे ही किया था। वो सारी रात मैंने अंगारों पर लेट कर गुजारी थी, और काशिफ भी जागता रहा था, लेकिन उससे मुझने कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। शायद वो टूट चुका था और इस वक्त से गुजर रहा था। और फिर हमारी खामोशी से दिन गुजरने लगे थे। ना मैं उससे बात करती थी और ना ही वो किसी उसके बात का जवाब देती थी। वो मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। मेरी नज़र में वो तोहफे भी देता था, लेकिन उसके तोहफे कीमती नहीं होते थे। मैं इन मामूली चीज़ों को देखती तो मेरा दिल और ज़्यादा जलने लगता था। एक दिन वो मेरे लिए आर्टिफिशियल कंगन लेकर आया था, और मैंने उसके मुंह पर वो कंगन देकर मार दिए। और मैंने कहा कि अगर ये सोने के होते तो मैं स्वीकार कर लेती। उस दिन के बाद से उसने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी थी। घर में एक सन्नाटा सा छा गया। उसे लगता था कि जैसे कोई रहता ही नहीं है। हमारे हालात बेहतर थे, 2 वक्त की रोटी और घर में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम भी थे, लेकिन मुझे उससे कहीं ज़्यादा कुछ चाहिए था। और एक दिन काशिफ की गैर मौजूदगी में उसका अचानक दोस्त आ गया था। उसकी काली गाड़ी देखकर मैं जान गई थी कि काशिफ का ये वही दोस्त है जिसकी गाड़ी काशिफ इस्तेमाल करता था। और मेरी नज़र अब गाड़ी के मालिक पर पड़ी तो मैं उसे बहुत अच्छे से बात की। उसकी नज़रें भी मेरे वजूद पर थी, लेकिन ये बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो खुशी महसूस हो रही थी कि वो भी मेरे हुस्न का शिकार होने वाला था। अब मुझे नज़र आ रहा था कि अगर मैं उस आदमी से सवाल करती तो मेरा अमीर होने का ख्वाब शायद कबूल हो सकता था। और यही सोचकर मैंने उसे दोबारा आने का कहा। वो वहाँ से विदा हो गया। शाम को काशिफ आया तो वो उसे पूछने लगा कि कोई आया था क्या। तो मैंने उसे बताया कि उसका दोस्त फैजल आया था। ये सुनकर काशिफ के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगा कि आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में किसी भी मर्द को अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फिर मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। और फैसल से मेरी दोस्ती भी नहीं रही है। मुझे काशिफ बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि एक वक्त वो पैसों के सवाल कर रहा था, उसकी गाड़ी दिखाकर उसने मुझसे शादी की, और अब उससे ही बुरा कह रहा था। मेरा पति भी कोई खास अच्छा आदमी तो नहीं था। मैंने काशिफ की एक बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। और अगले ही दिन जब फैजल दोबारा मिलने के लिए आया तो मैंने बहुत प्यार से उसे अंदर लेकर आ गई और अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश की, और अपनी अदाओं में फंसा लिया। उसके महंगे कपड़े और जूतों ने मुझे उसकी हैसियत का अंदाज़ा करा दिया था। और फिर वो जब भी आता तो मेरे लिए तोहफे लेकर आता था। उसने मुझे कभी सोने से कम कोई चीज़ नहीं दी थी। ये देखकर ही मैं हैरान हो जाती थी कि आदमी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो तो मैं कितना सारा सोना पहनूंगी, उस पर कैसे पैसे लुटाएगा। मैं दिन रात अमीर होने के ख्वाब देखने लगी थी, और वो एक अपने पति को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसका दोस्त मेरे पति की मौजूदगी में घर पर आने लगा है। और फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि कब तक काशिफ जैसे इंसान के साथ गुजारा करोगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। ये सुना था कि मैं हवाओं में उड़ने लगी, और मैं उस वक्त उसके साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और उसके साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई। उसने मेरा हाथ थामा और गाड़ी को फुल स्पीड में चला लिया। गाड़ी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, और उतनी ही तेजी से मैं हवाओं में सफर तय कर रही थी। और फिर 1 घंटे बाद गाड़ी एक वीरान सी जगह पर रुकी, जहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। मैंने हैरत से फैजल को देखा और पूछा कि कौन सी जगह है ये। वो मुझे गाड़ी से उतरकर झोपड़ी के अंदर ले गया और कहने लगा कि वही जगह है जहाँ पर तुम जैसी लड़कियों को मैं भगा कर लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो कहने लगा कि मैं हसीन लड़कियों को भगा कर यहाँ पर लेकर आता हूँ ताकि वो मेरे कान में शरीफ हो जाए और मैं पैसे कमा सकूँ। आज से तुम भी यही करोगी, और हर रात मैं तुम्हें एक ग्राहक ला कर दूंगा, और तुम्हारा काम उसे खुश करने का है, और फिर उससे जो पैसे हासिल होंगे वही मेरी दौलत होगी। तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियों के पीछे कोई भी मर्द दीवाना हो जाएगा। और जिस तरीके से तुमने मुझे अदाएं दिखाई है, और अगर तुम ग्राहकों को दिखाओगी तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। फैसल की बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे दौलत का लालच जरूर था, लेकिन ऐसे काम का सोच भी नहीं सकती थी। फैसल का एक कई दफा हमारे यहाँ पर आया था।
मैंने उसे अपने अदाएँ भी दिखाई थी, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो उससे शादी का ख्वाब लेकर आई थी। वो हंसकर कहने लगा कि मेरे दोस्त ने तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और फिर उसे तुमने दौलत की वजह से छोड़ दिया। तुम्हें तो पैसे चाहिए, तो यही काम है जिससे हम रातों रात पैसे कमा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा था। मैंने इतने अच्छे पति को छोड़कर कैसे कोयले को चुन लिया था। वो मुझे झोपड़ी में छोड़कर जाने लगा, शायद ग्राहकों को लेने, लेकिन ये जा रहा था, मेरी जान निकल रही थी। उस वीरानी झोपड़ी में मैं अकेली कैसे रह सकती थी, वो भी इस इंतजार में कोई मुझे नोचने के लिए आता। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और उससे इंतजार की, मुझसे वापस मुझे मेरे घर पर छोड़ कर आ जाओ। मुझे वह अपनी चार दीवारी याद आ रही थी, जिसमें मुझे कभी घुटन का एहसास हो रहा था। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी नज़र उठाकर देखा तो काशिफ खड़ा था। वो हमारे पीछे यहाँ तक चला आया था। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। काशिफ ने अपने दोस्त को मारना पीटना शुरू कर दिया था, और फिर जब उसका दोस्त उससे माफ़ी मांगने लगा तो काशिफ कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो जल्दी से नौकरी से आया था और उन्होंने फैजल को मेरे साथ आते हुए देख लिया था, इसलिए इस वजह से वो हमारे पीछे यहाँ तक आ गया था। काशिफ की नज़रों में मेरे लिए नफरत थी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें ये आराम नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश ज़रूर की है। जितना मुझसे कहा मैं उतना भी पूरा किया, लेकिन फिर भी तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो मुझे तलाक लेकर आज़ाद रह सकती थी। इस तरीके से कवारा आदमी के साथ यहाँ तक तो नहीं आती। तुम्हें मालूम भी है ना उसकी करतूत। इसी वजह से मैं इससे दोस्ती ख़त्म की थी। जब मुझे इसका असली चेहरा मालूम हुआ तो मैंने हमेशा की तरह उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारे घर पर आया था, और ये तुम्हें देखकर इसकी राल टपक गई थी, और तुम्हें भी इसके गंदे मकसद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने काशिफ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। उसने अपने दोस्त के दो चार थप्पड़ लगाए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस घर पर ले गया था। उसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। वह तो ये काम चोरी चुपके करना चाहता था, लेकिन अब पकड़ा गया तो खामोश हो गया था। मुझे काशिफ की कदर आ गई थी। मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैं उसके साथ गरीबी में गुजारा करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह असल में मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता था। काशिफ ने अपने दोस्त के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। मुझे पता चल गया कि दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है। धन्यवाद दोस्तों।